नमस्कार दोस्तों, आज 2 सितंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है, गवर्नमेंट पैनल टू स्टडी साइमल्टेनियसली पोल्स टू लोकसभा स्टेट असेंबली। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ चुनाव करने की बात की जा रही है। कौन से? लोकसभा और विधानसभा चुनाव की। इसमें कई पहलू हैं, कई दिक्कतें हैं और इन्हीं के लिए किनकी अध्यक्षता में? तो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये बनाया गया है, एक कमेटी बनाई गई है। रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति हैं और एक प्रख्यात न्यायविद भी रहे हैं, मतलब एक वकील रहे हैं बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के। तो उनकी अध्यक्षता में ये बनाई जा रही है। अब यहाँ पे ये राजनीतिक मुद्दा भी है, लेकिन हमें इसके जो पहलू हैं वो हमें देखना है कि क्या ये संभव है या नहीं संभव है। ऐसे के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक बन रहा है और एक पॉलिटिकल एथिक्स, राजनीतिक नैतिकता, इस पर भी एक टॉपिक बन रहा है। तो ये आपको यहाँ पे देखना जरूरी है कि क्या लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। यदि कराए जाते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान हो सकते हैं। फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो चुनाव का खर्च है वो कम होगा, लेकिन ऐसी गारंटी नहीं है कि जो विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे वो भी 5 साल तक पूरे चलेंगे। दूसरी बात कि संसद भी यदि त्रिशंकु जो लोकसभा की सीटें हैं वो त्रिशंकु बनती है तो वो 5 साल तक चले, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो फिर जब बीच में चुनाव होंगे तो क्या सभी राज्यसभाओं के विधानसभा भंग कर दिए जाएंगे, या फिर जो गैप होगा उसको कैसे रखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 2 साल के बाद संसद भंग कर दी गई, अब 3 साल का कार्यकाल बचा है, तो 3 साल क्या राष्ट्रपति शासन के द्वारा चलाया जाएगा या किस प्रकार से इसकी व्यवस्था की जाएगी, ये सारे प्रश्न खड़े होंगे। तो इसके बारे में अभी हमें देखना है कि आगे सरकार क्या कहती है ना। इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो पेज नंबर 4 पे पढ़ना है। पेज नंबर 4 पे क्या है कि असम अनसंग हीरोज, असम ऐसे हीरो जो कि अभी तक मतलब चर्चा में नहीं है या भुला दिए गए हैं, उनको याद करने की बात की गई है। मांगरी ओरांग वाज द शॉट बाय ब्रिटिश इन 1921 फॉर लीडिंग ए फाइट अगेंस्ट फॉरेन लिक्वर ओपियम। विदेशी जो शराब है और विदेशी जो क्या बोलते हैं अफीम है, उसके खिलाफ लड़ते हुए मांगरी ओरांग को मार दिया गया था, है ना। इनको इस तरीके के हीरो जो हैं उनको याद करा जा रहा है और डिस्कवर किया जा रहा है, स्टेज में उस तरीके से बना के एक प्रस्तुति की दी जा रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है? मांगरी ओरांग, 1921। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो हमें चलना है वो पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे क्या है? इंडियाज फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन टू बी लॉन्च टुडे। अब लॉन्च हो चुका है, L1 जो है आदित्य L1 मिशन लॉन्च हो चुका है। अब लॉन्च हो चुका, उसमें नाम है L1, इसको लंगराज 1 बोलते हैं। पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे जहां पे सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण लगभग 0 हो जाता है, वहां पे या एक दूसरे से एकदम टकराते हैं और वहां पे पॉइंट एक 0 वैक्यूम हो जाता है, वहां पे इसको स्थापित किया जाएगा और वहीं पे वो चक्कर काटेगा और फिर सूर्य का अध्ययन करना शुरू करेगा। अब यहां पे ये है कि ये जो मिशन है ये पहली बार भारत के द्वारा छोड़ा गया है, PSLV से छोड़ा गया है और इसी पे पूरा फोकस किया गया है। ठीक है, मतलब किस पे फोकस करेगा? तो सूर्य पे पूरा फोकस किया गया है। इसके साथ अगली जो न्यूज पढ़नी है, यूरोपियन एजेंसी टू सपोर्ट आदित्य L1, है ना। यूरोपीय एजेंसी है ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA प्रोवाइडेड करेगा, क्रूशियल सपोर्ट करेगा। और कहाँ से करेगा? तो 35 मीटर डीप स्पेस एंटेना ओवर ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और अर्जेंटीना से सपोर्ट करेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। मून मिशन में भी हम लोगों ने देखा था कि नासा ने सपोर्ट किया था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सपोर्ट किया था और भी विश्व की जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं उन्होंने सपोर्ट किया था। किसके लिए? तो पॉइंट्स करने के लिए कि कौन सा स्थान है, कहाँ पे उतरना है, किस तरीके की चीजें हैं। तो ये सपोर्ट जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ ऐसे छोड़े जाते हैं उपग्रह या ऐसा मिशन भेजा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की अपेक्षा होती है, जो कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को प्राप्त होती ही है। क्योंकि आज भारत अपने आप को, या इसरो जो हमारा स्पेस एजेंसी है, वो अपने आप को एक स्थिर
या एक स्टेबल जगह पे पहुंचा चुकी है, मतलब वो अपनी क्षमता साबित कर चुकी है, जिसके कारण पूरे विश्व उसके सपोर्ट को आगे रहता है। ठीक है, तो ये दो न्यूज आपको देखना था यहां पे। इसके बाद जो हमें अगली न्यूज देखनी है वो है चाइनाज इकोनॉमिक स्लो डाउन। जो चाइना का इकोनॉमिक स्लो डाउन जा रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में यहाँ पे ये दिया गया है एडिटोरियल पेज पे। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 9 पे हमको देखना है कोटा क्रैश कोर्स। अब ये क्रैश कोर्स आपने सुना जरूर होगा, है ना, यूपीपीसीएस के लिए भी, यूपीएससी के लिए भी क्रैश कोर्स, हर चीज के लिए क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स तब करना चाहिए इंसान को जब वो पूरी तरीके से पढ़ चुका हो, वो चीजों को समझता हो, तब आप क्रैश कोर्स करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन यदि सिर्फ क्रैश कोर्स के भरोसे रहा जाए कि क्रैश कोर्स कर लेंगे तो पीटी पास कर जाएंगे, क्रैश कोर्स कर लेंगे तो मेंस पास कर जाएंगे, ऐसा संभव नहीं होता है। और ये क्या करता है, एक मेंटली दबाव उत्पन्न कर देता है। जो यूपीएससी के बच्चे आते हैं, जो आप सब सुन रहे हो, जो यूपीएससी के बच्चे हैं, वो थोड़ा मेंटली दबाव तो झेल लेते हैं, पर जो 16-17 साल के बच्चे हैं, 15 साल के बच्चे हैं, वो दबाव जो मानसिक है वो नहीं झेल पाते हैं, और इसका रिजल्ट क्या होता है, वो आत्महत्या कर लेते हैं। और ये बहुत दुखद बात है। ये बहुत चीज़ें उसी पे एक डिटेल चर्चा की गई है। तो आपको भी मैं कहता हूँ कि आप दबाव मत लें। एक खेल है, इस खेल में यदि आप जीतते हैं तो आपको एक नौकरी मिल जाएगी, नहीं जीतते हैं तो आपके पास 1000 राहें हैं, आप उसमें से कुछ भी चुन सकते हैं और अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। हारिएगा मत, जीत आप जरूर जाएंगे। यदि आप लड़ते रहे तो जीत जरूर जाएंगे, इसकी गारंटी है। बस हार मत मानिएगा, मन से कभी हारिएगा मत। अंतिम समय तक, मतलब यदि आप 40 के हो गए हैं, 50 के हो गए हैं, 60 के हो गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उम्र एक नंबर है। आप हारिएगा मत, कोशिश जरूर करिएगा। एक और बात कहना चाहता हूं कि एक ही दिशा में प्रयास करिएगा, जिस दिशा में आप कर रहे हैं उसी दिशा में प्रयास करिएगा, आप जीत जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसको आप देख लीजिएगा कोटा क्रैश कोर्स को। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पेज नंबर 12 पे है। 12 पे क्या है कि 7 years ऑन मिशन टू क्लीन द गंगा रिमेन ए वर्क इन प्रोग्रेस, है ना। 7 साल हो गए हैं और हम जो मिशन क्लीन गंगा करके मिशन गंगा चलाए थे वो अभी भी चल ही रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है, किस प्रकार से हम इसको साफ कर पाते हैं, और क्या इसमें दिक्कतें आ रही हैं, क्या बाधाएं आई हैं, क्या भ्रष्टाचार है या किस प्रकार की बाधाएं हैं, इसी पे एक डिटेल थोड़ा सा किया गया है, तो आप इसको देख लेंगे। इसके बाद जो है चिल्ड्रन फ्रॉम वाइड मैरिज एंटाइटल टू पेरेंट शेयर इन प्रॉपर्टी। जो भी चिल्ड्रन, जो भी बच्चे हैं और जो शून्य विवाह से उत्पन्न हुए हैं, शून्य विवाह, अब ये एक नया शब्द आपको पता हुआ होगा, है ना, कि नया शब्द है ये। शून्य विवाह क्या होता है, 3 तरीके के विवाह होते हैं, लीगल, वॉइडेबल और वॉइड। जैसे वॉइडेबल क्या होता है कि 17 साल की कोई लड़की हो या 18 साल की कोई लड़की या 17 साल की, मान लीजिए 16 प्लस की लड़की हो और 20-21 साल का लड़का हो, उसकी शादी कर दी गई हो, तो यदि वह लड़की चाहे तो इस विवाह को शून्य घोषित करवा सकती है, इसे वॉइडेबल कहते हैं। ठीक है, इसमें दोनों नाबालिग हों और दोनों चाहते हो कि विवाह मतलब ना हो तो उसको शून्य करवा सकते हैं, ये वॉइडेबल है। लेकिन किसी लड़की की उम्र 15 साल हो या 14 साल हो और लड़के की उम्र 19 साल हो या 25 साल हो, ठीक है, 14 साल है लड़की, नाबालिग नहीं, 15-16 से कम है, तो ये विवाह यदि इन दोनों का होता है तो ये शून्य विवाह है। ये विवाह मान्य नहीं होता है, किसी भी तरीके से मान्य नहीं होगा। 16 प्लस में वॉइडेबल है, 16 माइनस में वॉइड है, मतलब शून्य है। इसके बाद यदि लड़की 18 हो, लड़का 21 हो, तो ये मान्य विवाह है, लीगल है। ठीक है, अब यहां पे है चिल्ड्रन फ्रॉम वॉइड मैरिज। यदि इस विवाह से कोई बच्चा उत्पन्न होता है तो उसे प्रॉपर्टी, पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, है ना, इसी पे बात की गई है।
तो आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसे पढ़ लें एक बार, है ना। इसे अच्छे से पढ़ लें और समझ में, ये उत्तराधिकार कानून की बात है और जिसके लिए हम यूसीसी लाने की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यूसीसी लाने की बात। हमारे यहाँ जो उत्तराधिकार कानून है वो दाय भाग और मिताक्षरा से शासित होता था और जिस पे यूपीएससी पूछ चुका है ना, दाय भाग और मिताक्षरा, ठीक है, मिताक्षरा, ये दोनों जो हमारे उत्तराधिकार सक्सेशन एक्ट है वो इसी से लगभग चलते हैं। तो इनको सबको हटा के यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात चल रही है, ताकि जो उत्तराधिकार हो, इस तरीके के अधिकार हो, सिविल राइट्स हो, वो सारे एक ही तरीके से पूरे देश में हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए एक ही हो। अभी हमारे पास अलग अलग कानून हैं, हिंदुओं के लिए अलग है, मुस्लिमों के लिए अलग है, ईसाइयों के लिए अलग है। अब उसमें एक ही प्रकार से सबके लिए एक ही कानून लाने की बात की जा रही है। तो ये आप देख लेंगे। इसके बाद है पेज नंबर 14 पे, तो हम पेज नंबर 14 पे चलते हैं और पेज नंबर 14 पे क्या है कि नेपाल, पेज नंबर 14 पे है नेपाल, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 14 पे है, नेपाल रिजेक्ट्स चाइना मैप, आस्क नेबर टू रिस्पेक्ट बाउंड्री सेट बाय इट्स पार्लियामेंट, है ना। नेपाल ने भी उस जो चाइना द्वारा जो मैप जारी किया गया था उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। आप ये समझो कि नेपाल एक बहुत अच्छा मित्र देश है चीन का, फिर भी वो जो अभी नया मैप है उसको मानने से इनकार कर दिया है। तो इस तरीके से यदि वो दुश्मन उत्पन्न कर रहा है चाइना, और उसकी आर्थिक हालात भी बहुत अच्छे नहीं है, अपने घरेलू दिक्कतों से भी जूझ रहा है वो, तो धीरे धीरे उसके पतन के आसार बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो खैर अभी तो हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन नेपाल ने भी एक तरीके से इसको अपोज किया है या रिजेक्ट कर दिया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।